हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसके हैं? बाल विकास के हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। 20 प्रश्न हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। जितने भी सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। लिखा है, जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक सारे मंत्र और जाप बेकार हैं। ठीक है, आपके मन में जो है खोट और दिल में पाप नहीं होना चाहिए, तभी जो है आप अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे, अन्यथा सब बेकार हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है अपना वीडियो शुरू करेंगे, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते हैं आप लोग 20 में कितने प्रश्न सही कर पाएंगे। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार है। लिखा है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर साइकिल देने का वादा किया है। इसमें किस प्रकार की प्रेरणा निहित है? आंतरिक, बाह्य, गणितीय प्रेरणा या आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार की प्रेरणा? बताएं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक छात्र जो है वो बोर्ड परीक्षा दे रहा है और उसके लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिताजी कहते हैं, अगर भैया तुम अच्छे अंक लाओगे तो हम तुम्हें साइकिल देंगे खरीद करके। तो इसमें किस प्रकार की प्रेरणा जो है निहित है? इसमें होगी बाह्य प्रेरणा। आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, क्योंकि साइकिल जो है वो बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न हमारा। लिखा है, निम्न में से कौन सा असत्य विकल्प है? निम्न में से कौन सा असत्य विकल्प है, यानी कौन सा विकल्प इसमें गलत है? सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृत कहलाती है, ये मन ने कहा है। बाधा का सिद्धांत रूसो ने दिया है। दमन का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अनाभ्यास का सिद्धांत एबिंगहॉस ने दिया है। तो कौन सा विकल्प जो है इसमें असत्य होगा, आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, बिल्कुल बताएं। सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृत है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दमन का सिद्धांत किसने दिया हुआ? सिगमंड फ्रायड ने, ये भी बिल्कुल सही है आपका। अनाभ्यास का सिद्धांत एबिंगहॉस ने दिया है, ये भी सही है। बाधा का सिद्धांत जो है वुडवर्थ ने दिया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ना कि रूसो ने। इसी वजह से आपका प्रश्न के अनुसार सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला है, चिंतन के सोपान में कौन सा चरण नहीं होता है? समस्या का आकलन, संबंधित तथ्यों का संकलन, निष्कर्ष पर पहुंचना, निष्कर्ष का उपयोग। चिंतन के सोपान में कौन सा चरण नहीं होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको बताना है इसका क्या जवाब होगा। देखिए, चिंतन के सोपान में 4 चरण होते हैं और निम्न में से एक नहीं होगा, आपको ये बताना है। समस्या का आकलन करना बिल्कुल है, ये होता है। संबंधित तथ्यों का संकलन करना, ये भी होता है। निष्कर्ष पर पहुंचना, ये भी होता है। और निष्कर्ष का उपयोग नहीं, निष्कर्ष का परीक्षण होता है। आपका चौथा ऑप्शन सही होगा प्रश्न के अनुसार, यानी ये चरण जो है चिंतन के सोपान में नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपके सामने। लिखा है, दमन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना उन विचारों और आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करती हैं। यह कथन किसका है? रूसो का, फ्रायड का, नन का या गिलबर्ट का? दमन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना उन विचारों तथा उन आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रायड महोदय का। किसका है? सिगमंड फ्रायड का है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया है। ठीक है, इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। और मनोविश्लेषण का सिद्धांत भी किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है, जो कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। और ये कहते हैं कि व्यक्ति में जो है 2 प्रकार के मूलक पाए जाते हैं, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन निम्न में से गलत है? मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया है। शिक्षा पुनर्कथन या सारांश? शिक्षा पुनर्कथन या सारांश है? सारांश है। यह कथन जॉन डीवी का है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का, मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव संबंधों का अध्ययन है। यह कथन कुरो एंड क्रो का है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में स्थापित की गई थी। तो कौन सा कथन आपका इसमें गलत है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखते हैं इसका जवाब कौन बताएगा।
देखिए, मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में क्या कहा गया है? चेतना का विज्ञान कहा गया है। 16वीं शताब्दी में क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में मैंने आपको भी बताया चेतना का विज्ञान, और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा गया था। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है शिक्षा पुनर्कथन या सारांश है। ठीक है, शिक्षा पुनर्कथन या सारांश है। ये किसने कहा? ये कहा है जॉन डीवे ने नहीं, ये कहा है दिबे ने। किसने कहा है? दिबे ने कहा है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। बाकी आपका तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। असत्य कथन आपका इसमें से ऑप्शन बी वाला है। और विलियम वुड ने जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्टिंग शहर में 1879 में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने लिखा, शिक्षण का सूत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त या अंश से पूर्ण। शिक्षण का सूत्र निम्न में से कौन सा नहीं होगा? बिल्कुल बताएं। शिक्षण का सूत्र निम्न में से नहीं है आपका अंश से पूर्ण की ओर। अंश से पूर्ण की ओर नहीं होता, ये होता है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कोई भी चीज़ हमें ज्ञात होती है तो उसी के आधार पर जो है अज्ञात चीज़ों की ओर बढ़ जाएं, ये तो बिल्कुल सही है। सरल से जटिल की ओर, जब भी बच्चा जो छोटा होता है उसे अगर हम जटिल पढ़ाएंगे, कठिन पढ़ाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। इसी वजह से हम उसे सरल पढ़ाते हैं, फिर बाद में उसे कठिन पढ़ाते हैं। जैसे हिंदी में जो है पहले से हम अक्षर सिखाते हैं, वर्णमाला सिखाते हैं, फिर 2 शब्दों को जोड़ना, फिर 3 शब्दों को जोड़ना, फिर बड़े बड़े वाक्य, छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ाना होता है। तो सरल से जटिल की ओर ये भी सही है। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त चीज़ें क्या होती हैं? जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो हमसे पेन, पेंसिल, रबड़, कटर जो रंगीन होती हैं उनको दे करके, रंगीन ब्लॉक्स होते हैं, रंगीन पेपर होते हैं जिनको वो छू सकता है, तो जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं वो होती हैं आपकी मूर्त। और मूर्त से अमूर्त की ओर जब हम उसे ज्ञान देते हैं तो ये बिल्कुल सही है। अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जो संवेगों पर आधारित होती हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, और पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण से अंश की ओर होगा, ना कि अंश से पूर्ण की ओर। डी ऑप्शन छठवें का सही है। अगला है, शिक्षा की पंचपदी प्रणाली में कौन सा चरण नहीं आता है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, नवीन प्रक्रिया या प्रयोग। देखिए, शिक्षा की पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट ने दी थी। किसने थी? हर्बर्ट ने। और हर्बर्ट ने जो है इसमें 5 चरण बताए थे। इसी वजह से इसको जो है शिक्षा की पंचपदी प्रणाली कहा जाता है। निम्न में से कौन सा चरण नहीं आता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, कौन सा चरण नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन थर्ड वाला जो है आपका ये नहीं आता है। बाकी 5 चरण कौन कौन से थे मैं आपको बताता हूँ। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद तुलना और संबंध, उसके बाद सामान्यीकरण, उसके बाद प्रयोग। ये आपको जो है एकदम लाइन से याद होने चाहिए, क्रम से याद होने चाहिए। पहला आपका प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना और संबंध, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा प्रयोग। अगला है आपके सामने, निम्न में से किसने रोल प्ले मेथड दिया है? जेल मोरेनो, आर्म इंगस्ट्रॉम, आसबर्न या जेरोम ब्रूनर ने। बताएं, रोल प्ले मेथड जो है किसने दिया हुआ, यानी अभिनय करके, अभिनय करने वाला सिद्धांत, अभिनय करने वाली विधि किसने दिया है? जेल मोरेनो, आर्म इंगस्ट्रॉम, आसबर्न या जेरोम ब्रूनर। देखिए, रोल प्ले मेथड जो है ये जेल मोरेनो ने दिया हुआ है। अन्वेषण विधि किसने दिया हुआ है? आर्म इंगस्ट्रॉम ने दिया है। मस्तिष्क विप्लव विधि किसने दिया है? आसबर्न ने। ऐतिहासिक खोज विधि जेरोम ब्रूनर ने। तो रोल प्ले मेथड जो है, रोल प्ले मेथड किसने दिया है? जेल मोरेनो ने। अगला सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दिया है? पियाजे, कोहलबर्ग, डी एलन या जेरोम ब्रूनर। सूक्ष्म शिक्षण विधि, माइक्रो टीचिंग किसने दिया हुआ है? किसने दिया हुआ है सूक्ष्म शिक्षण विधि? ये दिया है डी एलन ने। किसने दिया हुआ है? डी एलन ने दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। पियाजे महोदय कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के ये निवासी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? सभी को पता है, 4 अवस्थाएं बताई थी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपके दिमाग में याद रहेगा, फिट रहेगा। देखिए, पहली अवस्था बताई थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसका समय जन्म से 2 वर्ष का था। दूसरी अवस्था बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय 2 से 7 वर्ष का था। तीसरी अवस्था बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय 7 से 11 वर्ष का था। चौथी अवस्था बताई थी आपकी
11 वर्ष से अधिक की अवस्था थी, जो कि आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है, और इन्होंने अपने सिद्धांत में हाइनज की कहानी के बारे में भी बताया हुआ है। हाइनज या हिंज की कहानी के बारे में बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, गिलबर्ट का, वुडवर्थ का या फ्रायड का? अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। यह कथन किसका है? बताएं आप लोग क्या होगा इसका जवाब। ये कथन है आपका वुडवर्थ महोदय का। किसका है? वुडवर्थ महोदय का है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न लिखा है, सत्य कथन का चुनाव करना है आपको। सत्य कथन का चुनाव करना है। लिखा है, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध समग्र मानव संबंधों के विकास से है। यह कथन स्किनर का है। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कोहलबर्ग ने कहा है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। यह फ्रेंडसन का कथन है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय जो है जन्म से 2 वर्ष का होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। देखिए, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था? ये कोहलबर्ग ने नहीं कहा था, ये कहा था पियाजे महोदय ने। किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। आपका पहला ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य का संबंध समग्र मानव संबंधों के विकास से है। ये कथन स्किनर का है। ये बिल्कुल सही है आपका, यानी प्रश्न के अनुसार आपका पहला ऑप्शन सही है। और स्किनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। और मैंने आपको जैसे बताया है, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कोहलबर्ग ने नहीं, पियाजे ने कहा था। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना किसने कहा था? फ्रेंडसन ने नहीं, ये कहा था वुडवर्थ ने। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय। मैंने अभी आपको बताया था कि जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है वो इंद्रियजन्य गमक अवस्था का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष का होता है। तो आपका प्रश्न के अनुसार 11वें का पहला सही होगा। अगला, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम का उपयोग नहीं करेंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रलोभन का नियम? बताएं आप जो है किस नियम का प्रयोग सिखाने में नहीं करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको पता ही होगा, मुझे पता है। देखिए, प्रलोभन का नियम जो है हम यूज नहीं करेंगे शिक्षण विधि में। ये मतलब किसी भी बालक को सिखाते हुए हम प्रलोभन के नियम का उपयोग नहीं करेंगे। बाकी आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास के नियम का उपयोग करेंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि सीखने के 8 नियम किसने दिए थे? 3 प्राथमिक और 5 गौण। किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। 3 प्राथमिक नियम कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, 5 आपको गौण नियम जो है कमेंट करके बताना है कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न आपके सामने नहीं लिखा है, एक बात लिखी है, जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए क्योंकि क्या पता किस मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। बिल्कुल, हर चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, हर किताब को आपको पढ़ना है। पता नहीं कौन सी किताब से आपका प्रश्न आ जाए, तो किसी भी प्रश्न को या किसी भी वीडियो को छोड़ना नहीं है। और फिर बाद में मत ये कहिएगा कि मैंने जो है आपको पढ़ाया नहीं, ये या क्वेश्चन जो है आपके वीडियो से आया नहीं। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा ना। तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी जो है प्रश्न फंसेंगे और आपके जो बाल विकास का जो कठिन से कठिन प्रश्न है वो भी आपका हल होगा। लोग कहते हैं बाल विकास हमें आती नहीं, जब पढ़ोगे नहीं तो आएगी कहाँ से। मेन बात तो यही है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है मतलब गलत है? व्यवहारवाद से वाटसन जुड़े हुए हैं, फैकल्टी मनोविज्ञान से वुल्फ व रीड जुड़े हुए हैं, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान से थॉर्नडाइक जुड़े हुए हैं, पुनर्वर्ण के सिद्धांत से हल जुड़े हुए हैं। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी हुआ है इन सब के बारे में। व्यवहारवाद से कौन जुड़े हुए? वाटसन बिल्कुल सही है। फैकल्टी मनोविज्ञान से वुल्फ एवं रीड बिल्कुल सही है। गेस्टाल्टवादी से थॉर्नडाइक जुड़े हुए नहीं, गेस्टाल्टवादी से आपके वर्दीमर, कोफ्फा, लेविन, कोहलर जुड़े हुए हैं। ठीक है, गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो एकदम से गेस्टाल्टवादी कहते हैं जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो अचानक होती है। लेकिन व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे होती है। बाकी पुनर्वर्ण का सिद्धांत हल ने दिया हुआ बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है?
थर्ड वाला। अगला, आस बढ़ने अधिगम का प्रकार निम्न में से नहीं बताया है। विभेदीकरण, अभिग्रहण अधिगम या रटकर अधिगम या अन्वेषण अधिगम, बताएं। आस बढ़ने अधिगम का प्रकार नहीं बताया है। विभेदीकरण, अभिग्रहण अधिगम, रटकर अधिगम या अन्वेषण अधिगम, बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। देखिए, आस बढ़ने अधिगम का प्रकार नहीं बताया है, कौन सा? विभेदीकरण अधिगम जो है नहीं बताया है। और आस बढ़ने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे प्रकार, आपको पता है? नहीं पता होगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो कौन कौन से बताए थे? अभिग्रहण अधिगम, रटकर अधिगम और अन्वेषण अधिगम और अर्थपूर्ण अधिगम। क्या बताया था? एक बताया था अर्थपूर्ण अधिगम, विभेदीकरण नहीं था आपका। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत आर्यस थ्योरी है, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत सीआर थ्योरी है, पूर्ण कार्य का सिद्धांत आर्यस थ्योरी है, संबंधवाद का सिद्धांत एसआर थ्योरी है। तो निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? सत्य है। अगर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे वीडियोस देखे होंगे अधिगम के, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। अगर आपने थोड़ा सा आलसीपन दिखाया होगा तो ये नहीं सही होगा। देखिए, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये एसआर थ्योरी नहीं, ये सीआर थ्योरी कहलाता है। सीआर थ्योरी किसने दिया था? पावलोव ने। कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये सीआर थ्योरी है? नहीं, ये सीआर थ्योरी नहीं है, ये है आपकी आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी को क्या कहते हैं? स्किनर का सिद्धांत, क्रियाप्रसंग अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। पूर्ण कार्य सिद्धांत जो है ये आरएस थ्योरी है? नहीं, ये इनसाइट थ्योरी है। क्या है? इनसाइट थ्योरी है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। संबंधवाद का सिद्धांत जो है एसआर थ्योरी है, बिल्कुल यही होगा। मतलब आपका चौथा ऑप्शन सही है, संबंधवाद का सिद्धांत जो है एसआर थ्योरी कहलाता है। एसआर थ्योरी किसने दिया हुआ? यानी एस मतलब होता है स्टिमुलस, आर मतलब रिस्पांस, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। और आरएस थ्योरी, एसआर थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक ने, आरएस थ्योरी दिया था स्किनर ने, सीआर थ्योरी पावलोव ने और एसओआर थ्योरी आपका वुडवर्थ ने। अगला है, अभिवृद्धि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संकुचित अर्थ होता है, मापा नहीं जा सकता है, संख्यात्मक होता है, निश्चित समय तक होता है। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। देखिए, जो ग्रोथ होती है वो ये संकुचित अर्थ वाली होती है, और इसी का उल्टा विकास जो होता है वो व्यापक अर्थ वाला होता है। अभिवृद्धि को मापा नहीं जा सकता है? नहीं, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन गलत है। ठीक है, और विकास को नहीं मापा जा सकता है। और जो अभिवृद्धि होती है संख्यात्मक होती है, जो ग्रोथ होती है यानी जो अभिवृद्धि है आपकी निश्चित समय के लिए होती है। और इसी का उल्टा आपका क्या होता है? विकास होता है। विकास जो है व्यापक अर्थ वाला होता है, विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास संख्यात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। और ये विकास जो है निश्चित समय तक नहीं, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस होती है। अगला, उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क, गाल्टन, बीजमैन, रूसो। यहाँ पर गाल्टन कर लीजिए, बताएं। उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? लेमार्क, गाल्टन, बीजमैन या रूसो ने? बिल्कुल ये दिया था आपका लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत जो है, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत जो है ये दिया था आपका गाल्टन ने। ठीक है, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा, सहस्वावस्था की विशेषता नहीं है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार, अनुकरण या समूह बनाना। देखिए, सहस्वावस्था की विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं है? समूह बनाना। समूह बनाना, वो तो घर से बाहर निकलना नहीं जानता, समूह क्या बनाएगा? इस वजह से आपका डी ऑप्शन होगा, सहस्वावस्था का समय समूह बनाना विशेषता नहीं है। बाकी जिज्ञासु प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार और अनुकरण करना, ये सहस्वावस्था की विशेषता है। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला है, किशोरावस्था, किशोरावस्था शैशवावस्था की, किशोरावस्था यहाँ पर होगा शैशवावस्था, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? नन का, रूसो का, गिलफोर्ड का, स्किनर का, बताएं। देखते हैं इसका जवाब कौन बता पाएगा। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? ये कथन है रॉस का।
मैंने आपको बताया था कि किशोरों को शैशव रास नहीं आते हैं, तो आपका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं सही है, आपका रास ऑप्शन सही होगा, मतलब जो आपके मन में होगा, अगर आपको पता होगा। लेकिन इसमें जो है आपको 1 अंक जरूर मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है सही तो 1 अंक सबको दे दिया जाता है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, और मैंने सोचा काफ़ी दिनों से मैंने आपको मैथ पजल का एक क्वेश्चन नहीं दिया, तो आज दे देते हैं और आपको बताना है इसका क्या जवाब होगा। थोड़ा सा सोचिए और फटाक से जवाब आपके सामने होगा। देखते हैं इसका जवाब कौन देगा। बिल्कुल फटाफट जवाब दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल देखिए इसका जवाब क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क है ना आपका, वहाँ पर क्या आएगा। देखिए 47 होता है, ठीक है। 47 को गुणा अगर 2 से करेंगे तो 94 आ जाएगा। 37 को गुणा 2 से करेंगे तो 74 आ जाएगा। इसी प्रकार से 39 की गुणा अगर 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। यानी आपका क्या आएगा, 7 आएगा। बहुत ही आसान सा था, आप लोग बता नहीं पाए, लेकिन बहुत सारे लोग कर लिए होंगे। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और देखते हैं इसका जवाब कौन बताएगा। लिखा है असत्य कथन है, IQ जिसकी 140 होती है वो प्रतिभाशाली होता है। किसी बालक का IQ 80 है, ये मानसिक आयु 10 है, तो वास्तविक आयु 20 है। तो बताएं ये कथन सही होगा या नहीं सही होगा। 25 से IQ वाला जड़ बुद्धि होता है। प्रकृतिवादी बुद्धि वनस्पतिक वैज्ञानिक के पास होती है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा। बिल्कुल बताएं आप लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आज का सुबह का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग लाइक करेंगे। 140 प्लस जिसकी आयु को प्रतिभाशाली होता है, बिल्कुल सही। 125 से कम वाला जड़ बुद्धि होता है। प्रकृतिवादी बुद्धि वनस्पति वैज्ञानिक के पास होती है, बिल्कुल सही है। और IQ वाला देख लेते हैं। IQ बराबर क्या होता है, IQ बराबर क्या होता है, MA कितना है 10, CA कितना है 20 गुणे 100, काट दीजिए 20 पंचे 100 यानी 50 होगा, 80 नहीं होगा। इसी वजह से आपका ऑप्शन इसमें भी सही होगा। तो इसी हिसाब से हमारे 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।